नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपके लिए एक नई कहानी लेकर आए हैं। आशा करते हैं आप लोगों को ये कहानी ज़रूर पसंद आएगी। जिस तरह आप लोगों ने अनचाही शादी कहानी को प्यार दिया, उसी तरह कैसा है ये बंधन अनजाना कहानी को भी प्यार देंगे। यह कहानी है एक मिडिल क्लास, चंचल, खुश मिजाज, हमेशा हंसती मुस्कुराती, खिलखिलाती नंदिनी की और एक बिजनेस टाइकून, गुस्सैल, खड़ूस, हमेशा गुस्से में रहने वाले, कभी ना हंसने वाले देव खुराना की, जिसे दुनिया ने इतना सताया था कि उसे ऐसा लगता था जैसे सारी दुनिया के लोग स्वार्थी हैं। उन्हें सिर्फ पैसों से मतलब है और पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। उसे अपनी बहन के अलावा किसी से भी मतलब नहीं होता, किसी पर भी वह विश्वास नहीं करता। उसे दुनिया के सारे लोग झूठे और मक्कार लगते हैं। इन दोनों की शादी परिस्थितिवश हो जाती है। शादी तो हो जाती है, मगर दोनों इस शादी को मानते नहीं हैं। दोनों में इतनी नफरत होती है कि एक दूसरे की शक्ल देखना भी पसंद नहीं करते। क्या होगा उनके जबरदस्ती की शादी का अंजाम? क्या इनकी नफरत प्यार में बदल पाएगी, या बीच रास्ते में ही दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएंगे? जानेंगे इस कहानी के माध्यम से। दोस्तों, आज हम आप लोगों को एक नई कहानी पेश करने जा रहे हैं, जिसका नाम है कैसा है ये बंधन अनजाना। दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग लव स्टोरी है। आशा करती हूँ आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। पूरी ज़रूर सुनिएगा। आज हम कहानी का पहला भाग सुनाने जा रहे हैं, तो चलिए दोस्तों कहानी सुनाना शुरू करते हैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज नवरात्रों के दिन शुरू हो चुके थे। कॉलोनी में माता दुर्गा की स्थापना हो रही थी। नंदिनी हंसती खिलखिलाती सीढ़ियों से उतरते हुए अपनी चाची से कहती है, नंदिनी, चाची जी, आज हमारी कॉलोनी में माता रानी पधार रही हैं। मैं अभी जल्दी से उनके दर्शन करके आती हूँ। नंदिनी के माँ बाप बचपन में ही मर चुके थे। नंदिनी का एक भाई है जिससे नंदिनी बेहद प्यार करती है। दोनों भाई बहनों की परवरिश उसके चाचा चाची ने की थी। नंदिनी बहुत ही खुशमिजाज लड़की थी, हमेशा खिलखिलाती रहती। कमरे से नंदिनी की चाची निकलते हुए कहती हैं, अरे नंदिनी, रुको तो, माता रानी का प्रसाद तो लेती जाओ बेटा। माता रानी को भोग भी तो लगाना होगा। नंदिनी अपनी चाची के हाथ से प्रसाद की थाली लेती है और भागते हुए माता रानी के दर्शन के लिए पहुंच जाती है। धूमधाम से माता रानी की स्थापना की जा रही थी। पंडाल में माता रानी बैठी हुई थी। इधर से नंदिनी भागते हुए जाती है, तभी भीड़ में आ रहे देव खुराना से टकरा जाती है। दोनों के टकराने की वजह से देव का हाथ थाली में रखे हुए गुलाल में पड़ता है और गुलाल उछलकर नंदिनी के सिर पर गिर जाता है। यह माता रानी का संकेत होता है कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। देव खुराना को ना तो नंदिनी का चेहरा नजर आता है और ना ही नंदिनी को देव खुराना का, क्योंकि गुलाल उन दोनों की आंखों में भी चला गया था, जिस कारण उनकी आंखें बंद हो गई थीं। देव खुराना अपने कोट को झाड़ते हुए गुस्से से चिल्लाया, पागल लड़की, मेरे सारे कपड़े खराब कर दिए। दिखाई नहीं देता क्या? मेरी बहुत ज़रूरी इम्पोर्टेंट मीटिंग थी और यहाँ रोड पर चक्का जाम करके रखा है। मिडिल क्लास लोगों की बस यही ड्रामेबाजी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और वह नंदिनी की तरफ बिना देखे ही वहाँ से जाने लगता है। तभी नंदिनी के हाथ का कलावा देव की घड़ी में फंस जाता है, तो वो पलटता है और गुस्से से आंखें साफ करके नंदिनी की तरफ देखता है। जैसे जैसे गुलाल की उड़ती हुई लालिमा नंदिनी के चेहरे से हटती है, तो देव नंदिनी के खूबसूरत चेहरे में खोता ही चला जाता है। गोरा रंग काले घुंघराले बालों की लटें चेहरे पर पड़ी हुई थी। ऐसा लगता है जैसे कोई स्वर्ग की अप्सरा जमीन पर उतर आई हो। देव नंदिनी को एक टक देखे ही जा रहा था। उसे अपनी सुध-बुध न रही। जब देव काफी देर तक उसे देखता रहा, तभी नंदिनी की आवाज से वो होश में आया। ए मिस्टर, आप जो कोई भी हो, मुझे दोष मत दीजिए। आप खुद ही आकर मुझसे टकराए थे और अब आपकी घड़ी मेरे कलावे में फंस गई है। निकालिए इसे जल्दी से, नहीं तो मेरा कलावा टूट जाएगा और मैं नहीं चाहती कि माता रानी का दिया हुआ आशीर्वाद के तौर पर यह कलावा टूटे, इसलिए इसे आराम से निकालिए। नंदिनी की आंखें अभी तक बंद थी, क्योंकि उसकी आंखों में गुलाल चला गया था।
देव अपने होश में आता है और कलावे से घड़ी को निकालने लगता है। काफ़ी देर मशक्कत करने के बाद जब घड़ी निकलती है तो देव गुस्से से अपनी घड़ी उतारकर उस कलावे में उलझी हुई छोड़कर चला आता है और आकर अपनी एक बड़ी सी गाड़ी में बैठ जाता है और गाड़ी स्टार्ट करते हुए अपने मन ही मन कहता है, बेवकूफ़ लड़की, इसकी वजह से मेरा आज का पूरा दिन खराब हो गया और ऊपर से मुझे ही ब्लेम कर रही है कि मैं उससे टकराया था। डिस्कस्टिंग। इतनी इम्पोर्टेंट मीटिंग थी और इन लोगों की वजह से मेरे सारे कपड़े खराब हो गए। अब मैं इस तरह कैसे मीटिंग में जाऊंगा। इतना कहकर वह गाड़ी वापस अपने घर की तरफ मुड़कर वहां से निकल जाता है। नंदिनी वहीं खड़ी अपने माथे पर हाथ लगाती है तो महसूस करती है कि सिर पर बहुत ज़्यादा गुलाल पड़ा हुआ है। तो वो माता रानी की तरफ देखती है और मन ही मन माता रानी से सवाल करती है, नंदिनी माँ, ये आपका कैसा संकेत है? फिर माता रानी के पास जाकर दोनों हाथों को जोड़ते हुए अपने भाई के लिए प्रार्थना करती है। अपने भाई से बहुत प्यार करती थी, उसके लिए कुछ भी कर सकती थी और इधर देव खुराना भी अपनी बहन के लिए हर खुशियाँ, उसकी हर ख्वाहिश पूरी करने के लिए कुछ भी कर सकता था। दोनों ही अपने बहन भाई से बहुत प्यार करते थे। नंदिनी घर पहुंचकर अपने माता पिता की तस्वीर के आगे दिया जलाते हुए कहती है, मॉम डैड, आज सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन एक कमी हमेशा खलती है, वह है आप दोनों की कमी और खासकर आज के दिन। तभी पीछे से उसका भाई आकर नंदिनी के कंधे पर हाथ रखता है और कहता है, मोहित नंदिनी का भाई, उम्र 18 साल। नहीं दीदी, आप ऐसे उदास मत हुआ करो। मॉम डैड नहीं है तो क्या हुआ, हम है ना, एक दूसरे के साथ हमेशा एक दूसरे का ख्याल रखने के लिए। नंदिनी, सही कहा मोहित तूने, आज तेरा जन्मदिन है ना, चल चलकर जल्दी से मॉम डैड का आशीर्वाद ले ले। इतना कहकर दोनों भाई बहन अपने माता पिता का आशीर्वाद लेते हैं। आशीर्वाद लेने के बाद दोनों बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं और नंदिनी भागते हुए अपना पर्स उठाकर बाहर जाने लगती है तो उसकी चाची कहती है, नंदिनी तूने नाश्ता नहीं किया और भागते हुए कहाँ जा रही है? नंदिनी, वह चाची जी, मैं जल्दबाजी में कुछ खा नहीं पाई, कोई बात नहीं, आज मेरे बॉस की बहन का बर्थडे है, वहीं पर कुछ खा पी लूँगी। अच्छा मैं अब चलती हूँ। नंदिनी अपनी ऑफिस में पहुँचती है। जैसे ही वह ऑफिस के अंदर जाने लगती है तभी वह क्या देखती है कि ऑफिस का एक एम्प्लॉय ऑफिस के बाहर अपनी बीवी को डांट फटकार रहा था। जब वह पास जाकर उससे पूछती है तो उसकी बीवी रोकर कहती है, यह मेरे कमाए हुए सारे पैसे ले लेते हैं और मैं खर्चे के लिए हैरान हो जाती हूँ। नंदिनी उसको एक तरफ ले जाते हुए और कहती है कि मैंने तुम्हारा वीडियो बना लिया है और यह वीडियो मैं बॉस को दिखाने वाली हूँ। वह तुम्हें नौकरी से निकाल सकते हैं, इसलिए तुम अपनी बीवी को कभी भी परेशान नहीं करोगे और उसके खर्चे के लिए 4000 रुपये महीना दोगे। वीडियो देखकर एम्प्लॉय डर जाता है और उसे फटाफट 4000 निकालकर देने लगता है। इधर देव खुराना अपनी बहन के साथ बड़ी सी गाड़ी से अपनी कंपनी में पहुंच जाता है। वह और उसकी बहन अंदर जाने वाले होते हैं तभी देव खुराना को किसी का कॉल आता है। वह कॉल पर बात करते हुए वहीं पर पहुंच जाता है जहां पर नंदिनी उस एम्प्लॉय से पैसे ले रही होती है। देव खुराना नंदिनी को गलत समझता है तो वह अपने मन में कहता है, देव खुराना, मुझे यकीन नहीं होता कि मेरी फैक्ट्री में ऐसी लड़कियां भी काम करती हैं, डिस्कस्टिंग। इतना कहकर वह वहां से जाने लगता है। तभी नंदिनी पलटती है। नंदिनी अपने हाथ में लिए हुए रुपए को देख रही होती है जो कि उसे उस एम्प्लॉय की बीवी को देने होते हैं। खुराना की नज़र जब नंदिनी के चेहरे पर पड़ती है तो वह देखता ही रह जाता है। गोरा बदन, बड़ी बड़ी आंखें, काले घुंघराले बाल, उम्र 20 साल। नंदिनी को देखकर देव खुराना उससे नजरें नहीं हटा पाता। तभी देव खुराना के पास उसका मैनेजर आता है और कहता है, सर, श्वेता मैम आपको बुला रही हैं। उसकी आवाज़ से देव खुराना अपने ख्यालों से बाहर आता है और मैनेजर से कहता है, देव, राजेश, यह लड़की कौन है? मैनेजर, राजेश, सर नंदिनी नाम है इसका। देव, नज़र रखो इस पर। मैनेजर, राजेश, जी सर। देव खड़ूस निगाहों से नंदिनी की तरफ सक्की तिरछी नज़र से देखता हुआ वहां से अंदर चला जाता है। वहीं नंदिनी इन सब बातों से बेखबर काफ़ी खुश थी कि उसने एक औरत की मदद की है।
देव जाकर अपनी बहन के पास बर्थडे सेलिब्रेट करता है। तभी उसकी नज़र सामने से आते हुए अपने चाचा चाची पर पड़ती है। देव की चाची तो उससे बहुत प्यार करती हैं, लेकिन वहीं देव के चाचा के मन में दौलत का लालच होता है। वह देव की सारी संपत्ति को अपने कब्जे में करने के लिए हमेशा चालें चलते रहते हैं। देव को इन सब बातों की अच्छी तरह से खबर थी। देव मुस्कुराना तो जैसे जानता ही नहीं था, हमेशा गुस्से में रहता था। चाची चाचा देव के पास पहुंचते हैं तो देव बिना मन से उनके पैरों की तरफ झुकने लगता है। तो चाची कहती हैं, जीते रहो बेटा, और मुस्कुराते हुए श्वेता को बर्थडे विश करती हैं और उसे गिफ्ट देती हैं। मगर श्वेता भाई की तरफ देखने लगती है तो देव अपनी आंखों से इशारा करके उसे गिफ्ट लेने के लिए कहता है। तो श्वेता गिफ्ट ले लेती है और अपनी चाची को थैंक यू बोलती है। देव की चाची देव से कहती हैं, बेटा कम से कम आज तो मुस्कुरा दो बेटा, इतने सालों से तुमने हमें अपने साथ रखा, अपने घर में जगह दी हम सबको, लेकिन अपने दिल के दरवाजे हमेशा बंद रखे। देव अपने चेहरे पर सख्त एक्सप्रेशन लाते हुए बोला, क्या करूं चाची, अपनों ने प्यार जो इतना दिया है कि प्यार का मतलब और मतलब का प्यार दोनों एक जैसे लगने लगे हैं। देव की बात सुनकर देव की चाची उदास हो जाती हैं। तभी देव के चाचा देव की चाची के कंधे पर हाथ रखते हुए कहते हैं, चलें श्रीमती जी, आपके लाडले भतीजे ने आपका अच्छा स्वागत किया है और क्या सुनना बाकी है। लेकिन कोई बात नहीं, सही समय का इंतजार करो, क्या पता आज ही वह सही समय हो। देव की चाची कहती हैं, बेटा समझा है मैंने उसे, हर खुशी के मौके पर यही उम्मीद लगाए बैठी रहती हूँ कि शायद वह सारी नफरतें भूलकर मुझे गले से लगा ले। पता नहीं कब बदलेगा वो, कोई तो इस दुनिया में जरूर होगा जिसके पास उसके दिल के बंद दरवाजे की चाबी होगी। तभी देव सबको इग्नोर करते हुए अपनी बहन श्वेता से कहता है, श्वेता चलो अब केक काट लो। श्वेता केक काटती है और अपने भाई के मुंह में रखती है। देव भी श्वेता को केक खिलाता है कि तभी उसका मोबाइल रिंग करने लगता है तो वो वहां से चला जाता है। तभी सामने से नंदिनी आती हुई नजर आती है। नंदिनी भी अपने बॉस की बहन का बर्थडे विश करने उसके पास जाती है। नंदिनी माता रानी का प्रसाद उसे गिफ्ट में देते हुए कहती है, हैप्पी बर्थडे मैम, यह माता रानी का प्रसाद। देव की बहन अपने पैसों के घमंड में थी। वह मुंह बनाते हुए उसके हाथ से प्रसाद लेती है और वहीं टेबल पर रख देती है। उसे कंपनी के सारे एम्प्लॉय के साथ घुटन सी महसूस हो रही थी तो वह वहां से खड़ी होकर जाने लगती है। जब वह चलने को होती है तो नंदिनी से टकरा जाती है और नंदिनी का कलावा श्वेता के ब्रेसलेट में फंस जाता है और श्वेता का डायमंड का ब्रेसलेट टूट कर नीचे गिर जाता है जो उसे देव ने आज गिफ्ट में दिया था। श्वेता गुस्से से नंदिनी पर चिल्लाते हुए कहती है, व्हाट द हेल, तुम पागल हो क्या, तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या, क्या कर दिया तुमने, अब खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो, उठाओ उसे। नंदिनी नीचे बैठकर श्वेता के पैरों के पास पड़े हुए ब्रेसलेट को उठाने लगती है। तभी श्वेता कहती है, तुम गरीब लोग, औकात क्या है तुम लोगों की, और तुमने मुझे छूने की कोशिश कैसे की, अब बैठी क्यों हो, खड़ी क्यों नहीं होती। पार्टी में आए हुए सारे कंपनी के एम्प्लॉय नंदिनी की तरफ देखने लगते हैं। नंदिनी अपने आप में बहुत ही शर्मिंदगी महसूस कर रही थी। नंदिनी खड़ी होती है, उसके हाथ में टूटा हुआ ब्रेसलेट देखकर श्वेता गुस्से में आती है और कहती है, ओ माय गॉड, तुमने इसकी क्या हालत कर दी है, पता भी है तुम्हें यह कितने का है, और यह मेरे भाई ने मुझे गिफ्ट दिया था, जिंदगी भर भी तुम कमाओगी ना, फिर भी इसकी कीमत नहीं चुका पाओगी। नंदिनी, वो मैं सॉरी, अपनी बात पूरी करती उससे पहले ही श्वेता नंदिनी पर चिल्लाते हुए, यू शट अप, तुम जानती भी हो डायमंड क्या होते हैं। नंदिनी, सॉरी मैम। श्वेता नंदिनी के हाथ से अपना ब्रेसलेट छुड़ाते हुए कहती है, सॉरी कह देने से सब कुछ ठीक नहीं हो जाता, बेवकूफ़। और श्वेता वहां से गुस्से में तमतमाती हुई पार्टी से बाहर चली जाती है और नंदिनी वहीं आंखों में आंसू लिए खड़ी रह जाती है। श्वेता बाहर की तरफ जा रही होती है कि तभी रास्ते में उसे देव मिल जाता है और वह कहता है, अरे श्वेता, गुस्से में तुम कहाँ जा रही हो। श्वेता, तभी मैं तुम्हारी कंपनी में नहीं आना चाहती, यहाँ के लोग मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं, गरीब कहीं के। यह देखो, आपका दिया हुआ ब्रेसलेट तोड़ दिया। देव, अरे श्वेता, तो क्या हुआ, ऐसे 1000 ब्रेसलेट मैं तुम्हें लाकर दे दूंगा, चलो अंदर चलते हैं, हमारे एम्प्लॉयज़ ने अंदर डांस परफॉर्मेंस रखा है, अगर हम उनका परफॉर्मेंस नहीं देखेंगे तो उन लोगों को बुरा लगेगा, वो सब उदास हो जाएंगे। श्वेता भले ही कितनी
अकड़ेलू क्यों न हो, मगर अपने भाई का बहुत आदर करती थी। इसलिए वह बिना मन से देव के साथ अंदर आती है। डांस का परफॉर्मेंस शुरू होता है। सब अपना अपना परफॉर्मेंस देते हैं। अब नंदिनी की बारी आती है। नंदिनी के पैर डांस के लिए थिरक रहे होते हैं। वह काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देती है, मगर देव नंदिनी की तरफ तिरछी निगाहों से देख रहा होता है और मुंह बनाए हुए था। ना तो देव को ही नंदिनी का डांस पसंद आ रहा था और ना ही श्वेता को। नंदिनी अपना डांस परफॉर्मेंस स्टेज से नीचे उतर रही होती है। कारपेट में उसका पैर उलझ जाता है और वह आकर देव की बाहों में गिर जाती है और वह एक दूसरे की आंखों में इस कदर खो जाते हैं कि उन्हें अपना कोई भी ख्याल ही नहीं रहता। तभी श्वेता पास आती है और कहती है, भाई चलिए यहाँ से घर चलते हैं, बहुत हो गया इन लोगों का, अब मुझे यहाँ और नहीं रुकना। तभी देव भी खड़ा होता है और कहता है, हाँ चलो। देव और श्वेता अपने घर के लिए निकल जाते हैं और इधर नंदिनी भी आज बहुत उदास थी। वह भी अपने घर पहुंचती है तो देखती है कि सब लोग बहुत खुश थे, क्योंकि वह नंदिनी की शादी के लिए लड़के की फोटोज देख रहे होते हैं। नंदिनी उनसे हंसते हुए कहती है, अरे आप लोग बड़े खुश हैं, आज क्या बात है, कोई आने वाला है क्या? तो घर में चाचा चाची कहते हैं, हाँ हम लोग तेरी शादी के लिए लड़के देख रहे हैं। तो नंदिनी उदास हो जाती है और कहती है, मुझे अभी शादी नहीं करनी, जब तक मेरे भाई की नौकरी नहीं लग जाती। इतना कहकर नंदिनी उदास होकर अपने कमरे में चली जाती है। दूसरी सुबह नंदिनी ऑफिस के लिए तैयार होती है। वह झटपट तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल जाती है। ऑफिस में जाते ही वह अपने काम में लग जाती है। तभी गार्ड नंदिनी के पास आकर कहता है, नंदिनी तुम्हें बॉस अपने केबिन में बुला रहे हैं। नंदिनी तुरंत देव के केबिन में जाती है और दरवाज़ा खटखटाकर कहती है, मैं आई कम इन सर? देव, कम इन। नंदिनी, आपने मुझे बुलाया? देव, हाँ बुलाया। जी सर, क्या बात है? नंदिनी कहती है। देव खुराना अपने दिमाग में नंदिनी को अपनी बातों के जाल में फंसाने के इरादे लिए बोला, नंदिनी तुम्हारे बारे में मुझे काफ़ी शिकायतें मिल चुकी हैं। तुम हमारी कंपनी के एम्प्लॉयज़ को डरा धमका कर पैसे ऐंठती हो। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से मेरी कंपनी का नाम बदनाम हो, इसलिए मैं तुम्हें जॉब से निकाल रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारे जैसे लोगों की मेरे कंपनी में कोई जगह नहीं है। देव की बात सुनकर नंदिनी घबरा जाती है और रिक्वेस्ट करते हुए कहती है, नंदिनी, देव सर आपको कोई गलतफहमी हुई है। मैंने ऐसा कोई भी काम नहीं किया है जिससे आपकी कंपनी का नाम बदनाम हो। प्लीज़ मुझे जॉब से मत निकालिएगा। मुझे इस जॉब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप समझने की कोशिश कीजिए सर। अगर मैंने यह जॉब छोड़ दी तो मेरे भाई के सपने अधूरे रह जाएंगे। मैं उसे पढ़ा लिखा कर एक बड़ा आदमी बनाना चाहती हूँ। देव अपने चेहरे पर सातिर मुस्कान लिए कहता है, बड़ा आदमी बनना इतना आसान नहीं है मिस नंदिनी राजपूत, लेकिन हाँ अगर तुम मेरी बात मान लो तो ना तो तुम्हें नौकरी छोड़नी पड़ेगी और ना ही अपने भाई की चिंता करनी पड़ेगी। नंदिनी असमंजस से देव की तरफ देखते हुए बोली, मैं कुछ समझी नहीं, आप क्या कहना चाह रहे हैं सर? देव खड़े होते हुए बोला, देखो नंदिनी राजपूत, मेरी बहन तुम्हारे भाई से बेहद प्यार करती है और उसकी जिद है कि वो शादी करेगी तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे भाई मोहित से। क्योंकि मैं अपनी बहन से बेहद प्यार करता हूँ, इसलिए मैंने भी यह फैसला किया है कि मैं अपनी बहन की शादी एक ऐसे लड़के से करूँगा जो कि मिडिल क्लास हो, ताकि शादी के बाद वो मेरे घर में घर जमाई बनकर रहे। मोहित भी ठीक है, मिडिल क्लास भी है और सबसे बड़ी बात है मेरी बहन को वो पसंद भी है। लेकिन मैंने जब मोहित से इस बारे में बात की तो वो कहने लगा कि जब तक मेरी दीदी की शादी नहीं हो जाती मैं शादी नहीं कर सकता। मेरी दीदी मेरे लिए सब कुछ हैं और मेरी ज़िंदगी के हर फैसले लेने का हक सिर्फ मैंने दीदी को दिया है। देव की बात बीच में ही काटकर नंदिनी देव से सख्त आवाज़ में बोली, हम तो गरीब हैं, मिडिल क्लास हैं और आपकी बहन को और आपको मिडिल क्लास लोग पसंद नहीं हैं। फिर आपकी बहन को मेरे भाई से प्यार कैसे हो गया? देव, मेरे कुछ दुश्मनों ने मेरी बहन को किडनैप कर लिया था तो तुम्हारे भाई ने उसकी जान और इज्जत दोनों बचाए। तब से मेरी बहन की सोच बदल गई है और वो तुम्हारे भाई से प्यार करने लगी है। मैंने उसे काफ़ी समझाने की कोशिश भी की, मगर वो जिद पर अड़ी है। कहती है कि अगर मैंने उसकी शादी मोहित से नहीं की तो वो अपनी जान दे देगी और मैं अपनी बहन को रोते बिलखते नहीं देख सकता।
अगर तुम अपने भाई की शादी मेरी बहन से करने को तैयार हो तो तुम यह जॉब भी कर सकती हो और मैं तुम्हारी शादी एक अच्छे लड़के से करवा दूंगा। नंदिनी खड़े होते हुए, मिस्टर देव खुराना, आप होते कौन हैं मेरी और मेरे भाई की ज़िंदगी का फैसला करने वाले? माना कि मुझे इस जॉब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि मेरी ज़िंदगी के हर फैसले आप करेंगे। मुझे किससे शादी करनी है किससे नहीं वह मैं तय करूँगी, आप नहीं। और मेरे भाई की चिंता करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, उसके लिए अभी मैं हूँ। हमारे हालात इतने भी बुरे नहीं हैं कि मेरे भाई को आपके टुकड़ों का मोहताज होना पड़े। आप अपनी बहन के लिए कोई और लड़का देख लीजिए, मेरा भाई बिकाऊ नहीं है। नंदिनी की बात सुनकर देव को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वह नंदिनी को घूरते हुए उसके नज़दीक जाने लगता है। उसे अपने करीब आता देखकर नंदिनी पीछे को हटने लगती है। देव खुराना नंदिनी के नज़दीक आए जा रहा था और नंदिनी पीछे हटती जा रही थी। तभी नंदिनी पीछे दीवार से टकरा जाती है। देव खुराना उसके बहुत नज़दीक आ चुका था और उसकी आंखों में आंखें डालकर उसे घूर रहा था। दीवार के दोनों साइड अपने हाथों को लगाकर अपने चेहरे को नंदिनी के नज़दीक लाकर उससे बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह से बात करने की? देव खुराना नाम है मेरा, देव खुराना, समझी तुम? आज तक मुझसे किसी ने भी इस तरह से बात करने की हिम्मत नहीं की। और तुम समझती क्या हो अपने आप को? और चुटकी बजाते हुए, अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें और तुम्हारे भाई को 2 मिनट के अंदर बर्बाद कर सकता हूँ, लेकिन मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ। इसलिए मेरी बात को ठंडे दिमाग से सोचने और समझने की कोशिश करना, वरना मेरे पास और भी कई तरीके हैं अपनी बात मनवाने के। इसलिए मेरी बात शांति से समझने की कोशिश करो, क्योंकि मैं अपनी बहन से बहुत प्यार करता हूँ और उसकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, समझी तुम? कुछ भी। इतना कहकर देव खुराना नंदिनी के नज़दीक से हट जाता है और वहाँ से चला जाता है। नंदिनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो वहीं बैठ जाती है और अपने घुटनों में सिर को छुपाकर फपक फपक कर रोने लगती है। तभी ऑफिस का दरवाज़ा खुलता है और ऑफिस का एक एम्प्लॉय अंदर आता है, जो कि नंदिनी का कॉलेज फ्रेंड होता है। राकेश अंदर आता है। नंदिनी को इस तरह रोते हुए देखकर उसके पास जाता है और उससे कहता है, अरे नंदिनी, क्या हुआ? तुम बॉस की केबिन में क्या कर रही हो और इस तरह से क्यों रो रही हो? क्या तुम्हारा बॉस के साथ झगड़ा हुआ है? वह सवाल पर सवाल पूछे जा रहा था, मगर नंदिनी उसे किसी भी बात का जवाब नहीं दे रही थी। राकेश कहीं न कहीं नंदिनी से दिल ही दिल में प्यार करता था। वह नंदिनी को इस तरह से रोता हुआ नहीं देख पा रहा था। वो नंदिनी को खड़ा करता है और नंदिनी से पूछता है, नंदिनी, आखिर बताओ तो मुझे क्या बात है? नंदिनी, कुछ हुआ है क्या? तभी नंदिनी रोते हुए राकेश को सारी बात बताती है, क्योंकि वह नंदिनी का बहुत खास फ्रेंड था। तभी राकेश नंदिनी से कुछ कहता है, जिसे सुनकर नंदिनी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है और वह अपने आंसू पोंछते हुए राकेश से कहती है, राकेश, अभी के अभी मेरे घर चलो। तो दोस्तों, देखना यह है कि क्या देव खुराना अपने मकसद में कामयाब होगा। क्या वह अपनी बहन की शादी नंदिनी के भाई मोहित से करवा पाएगा या नंदिनी ऐसा नहीं होने देगी? आखिर कैसे होगी नंदिनी और देव खुराना की शादी? बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, इसे अंत तक जरूर सुने। तो दोस्तों, ये कहानी का पहला पार्ट है। आशा करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, ताकि आने वाली हर नई कहानी सबसे पहले आपको मिले। तो मिलते हैं कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। धन्यवाद।